guys, welcome back to Be the Topper. So this is our part 3 of chapter 1 of class 11th FMM. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले हम 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं. अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनको एक बार देख लीजिए. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन में मिल जाएगा. अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे what is meant by stock exchange, equity share, debt instrument, derivative, mutual fund, index, depository, rematerialization. इन सब टॉपिक्स को आज हम कवर करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी गाइस. देखो, सबसे पहले तो ये कि मैंने अपना एक ब्लॉग बना लिया है जहाँ पर मैं वहाँ पे सारे नोट्स पोस्ट कर रही हूँ. तो अगर आपको क्लास 11th के एफएमएम के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आप मुझे वहाँ पे बताओ कि आपको चाहिए. आप एक थम्स अप भी कर सकते हो और आप मुझे लिख के भी बता सकते हो कि हाँ आपको नोट्स चाहिए. ओके, और जब मैं नोट्स प्रिपेयर कर लूँगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूँगी. और दूसरी बात यह कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोज़. चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज़ मेंट बाय स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज से क्या मतलब होता है? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है, यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, उसके बाद आई विल मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग. द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 defines stock exchange as any body of individuals, whether incorporated or not, constituted for the purpose of assisting मतलब एक तरीके से helping, regulating और कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. यहीं तक ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है अगर डेफिनेशन के तौर पर बात की जाए तो कि क्या है. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 है उसके अंडर में, मतलब उस एक्ट में स्टॉक एक्सचेंज को कैसे डिफाइन किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल्स की बॉडी जो है जिसको सिक्योरिटीज़ में बाइंग करने के लिए, सेलिंग करने के लिए और डीलिंग करने के लिए बेसिकली का जो पूरा बिजनेस होता है, तो जो इंडिविजुअल, जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इसको रेगुलेट करते हैं, असिस्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, उन सबको मिला के बोला जाता है कि ये स्टॉक एक्सचेंज है. ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज कोई रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी हो सकता है जैसे हमारा है. और NSE वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ये फुल फॉर्म के तौर पर भी आप इसको यहाँ पर याद कर सकते हो और आपसे पूछा जाए तो भी आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है तो NSE है वगैरह वगैरह. चलो शुरू. अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एन इक्विटी शेयर. अब इक्विटी शेयर में यहाँ पर जो दे रखे हैं ना, यहाँ पर गाइस सिर्फ एग्जाम्पल है. अगर हम बात करें इक्विटी शेयर का तो देखो, अगर मैं आपको पहले भी बोला था कि अगर आपको ये बहुत ही डिटेल में चाहिए तो आप मेरे क्लास 10th के लेक्चर्स भी देख सकते हो. एज यू नो कि ये क्लास 10th का ही सिलेबस है, बट क्योंकि क्लास 11 में बच्चे 11th का ही पढ़ेंगे, वो 11th का ही सर्च करेंगे, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दीज वीडियोज़. और वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन रहेगा रादर देन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है. ठीक है, पर यहाँ पे भी हम लोग करेंगे कोशिश कि मान लो कि ये कंपनी है, एक कंपनी की पूरी हिस्सेदारी है, मतलब कि पूरी जितनी भी हिस्सेदारी है वो ये है. अब इस हिस्सेदारी को मैं बराबर बराबर भागों में बांट दूंगी. मान लो बराबर नहीं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, बराबर ऐसे नहीं हो सकते कि मतलब बराबर ही हो, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है. पर हाँ, मतलब जो एक शेयर है, मान लो कि एक शेयर है, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा. अब मान लो कि आपने ये एक खरीद लिया है ऐसा. ठीक है, आपने एक इक्विटी शेयर खरीद लिया, तो इसका मतलब ये है कि आप, मतलब जो भी लोग इक्विटी शेयर खरीदते हैं वो कंपनी के मेंबर्स या फिर ओनर बन जाते हैं, मतलब कि उनको एक तरीके से पार्टनरशिप मिल जाती है कंपनी में. ओके, एंड दे हैव वोटिंग राइट्स ऑल्सो. और अगर कंपनी में कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं. दे कैन वोट ऑन द पर्टिकुलर इशू वेदर इट इज गुड फॉर द कंपनी और नॉट. आगे आ जाते हैं. व्हाट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? सिंपल, बहुत बार आपको पहले भी मैंने बता दिया, अभी भी बता रही हूँ. डेट इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं है, एक ये चीज़ है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पर एक पार्टी दूसरे पार्टी को पैसा उधार देती है और बोलती है भाई देखो एक पर्टिकुलर रेट लगेगा, इंटरेस्ट का, एक पीरियड होगा जिसके बाद आपको हमारा पैसा लौटाना है. ओके, रीपेमेंट होती है प्रिंसिपल अमाउंट की बाय द बोरोवर टू द लैंडर. मान लो, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं. मान लो कि आप एक कंपनी हो, यहाँ पर कंपनी लेती है इन्वेस्टर से पैसा. ठीक है, इतना बात आप याद रखो, यहाँ पर ऐसा होता है. इन्वेस्टर गया, इन्वेस्टर ने कंपनी को बोला कि मैं तुम्हें 500 रुपये दे रहा हूँ.
कंपनी ने बोला ठीक है 500 रुपये दे रहे हो, 3 महीने बाद ले लेना, 3 महीने बाद मेरे से ये पैसे ले लेना विद सम इंटरेस्ट। मान लो कोई भी जो इंटरेस्ट है उसका अमाउंट आ रहा है 100 रुपये, ठीक है, तो 3 महीने में 500 रुपये के ऊपर 100 रुपये का इंटरेस्ट लग गया मान लो, तो कितना होगा 3 महीने बाद उस जो इन्वेस्टर है उसको कंपनी, इसको रेड से कर देते हैं, जो इन्वेस्टर है उसको कितने रुपए मिलेंगे, 600 रुपये मिलेंगे। किससे, कंपनी से, 600 रुपये मिलेंगे कंपनी से, ठीक है, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद, ठीक है। और अगर यहीं पर बात करें कि अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है, अगर ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो ये वाला जो चीज़ जो हो रही है इसको हम बोलते हैं डिबेंचर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिबेंचर। पर अगर यही सारी चीज़ें, अगर यही सारी चीज़ एक पब्लिक कंपनी करती है, अगर एक सरकारी कंपनी करती है तो इसको क्या बोला जाएगा, बॉन्ड्स, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने, आई होप मैंने समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ओके। व्हाट इज अ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव कुछ नहीं है, डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है, मतलब डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू खुद में कुछ नहीं होता है, इसका वैल्यू निकल कर आता है वन और मोर बेसिक वेरिएबल से, ठीक है। डेरिवेटिव बेसिकली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई देखो 3 महीने बाद हम लोग इस तारीख पर इतने प्राइस पे और इतने टाइम बाद इतनी तारीख को इतने रुपए में इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड जो भी हो तो उस पर हम, या फिर मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग डील करेंगे, ठीक है। पर इसका जो वैल्यू है, डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो अंडरलाइन से निकल कर आता है। अंडरलाइन मतलब अंडरलाइन में आपका कुछ भी हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कोई कमोडिटी हो सकती है या फिर कोई भी एसेट हो सकती है जिससे कि डेरिवेटिव का वैल्यू जो है वो निकल कर आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक बॉडी कॉर्पोरेट है जिसको रजिस्टर्ड किया गया है सेबी के साथ। सेबी का फुल फॉर्म यहाँ पर आप लोग याद रखना क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आपको पता है पूछे जाएंगे, तो यू शुड नो कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है। That pools money from individuals, corporate investors invest the same in a variety of different financial instruments or securities such equity shares, government securities, bond, debenture, etc. क्या है म्यूचुअल फंड, एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड है। और ये क्या करती है, जो छोटे छोटे कॉर्पोरेट इंडिविजुअल या फिर इन्वेस्टर्स हैं उनसे पैसा लेके, पैसे को जमा करके, पैसे को बड़े अमाउंट में क्रिएट करके उसको इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स में पैसा लगा देती है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये मतलब कि ये उन लोगों के लिए होता है बेसिकली जिनके पास नॉलेज नहीं है ज़्यादा या फिर टाइम नहीं है या फिर उनको मतलब कि पता नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, उन सब लोगों के लिए म्यूचुअल फंड होता है। अब आ जाते हैं व्हाट इज एन इंडेक्स। इंडेक्स क्या है, इंडेक्स को अगर आप ऐसे समझोगे कि इंडेक्स इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज एंड द एवरेज प्राइस मूवमेंट ऑफ द बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज इंडिकेट द इंडेक्स मूवमेंट। अब देखो मान लो कि मैं ये आपने बार बार सुना होगा, आप 11th में आ गए तो अगर सुना ही होगा कि एनएससी क्या है। एनएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। इंडेक्स क्या होता है अभी हम यही समझेंगे, पर आप इतना याद रखो कि एक इंडेक्स होता है, ठीक है। इसके इंडेक्स का नाम होता है निफ्टी, इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी। अब निफ्टी में 50 कंपनीज हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है निफ्टी 50 इज अ वेल द मेन, अगर इसको मैं साफ कर दूँ यहाँ से तो इधर देखो, द मेन इंडेक्स ऑफ एनएससी इज द निफ्टी 50, ठीक है। निफ्टी 50 बोला जाता है बट आई थिंक इसमें 75 कंपनीज हो गई हैं तो 50 कंपनीज नहीं है, बट मान लो 50 मान लो अभी, ठीक है, कि यहाँ पे 50 कंपनीज हैं। 50 कंपनीज के शेयर प्राइसेस अलग अलग होंगे, है ना। एक मतलब 50 कंपनी है तो 50 का जो प्राइस है वो एक नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। बट हम क्या करेंगे यहाँ पर, इन 50 कंपनियों के प्राइस का जो एवरेज प्राइस मूवमेंट है, मतलब कितना एवरेज प्राइस मूवमेंट हो रहा है इन 50 कंपनी के शेयर्स के प्राइस में, ठीक है, उसको बोलते हैं इंडेक्स। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि ये जो निफ्टी है इसका इंडेक्स आ रहा है 35,000,
मतलब कि इन सभी कंपनीज के शेयर प्राइसेस को मिला के अगर एवरेज प्राइस मूवमेंट देखी जाए तो वो 35,000 के आसपास आ रही है। ठीक है, इसको आप ना जब एक बार चेक करोगे, आप इसको चेक करो, जैसे कि गूगल पर आप अभी वीडियो देख रहे हो तो या फिर अभी पॉज करके देखते या फिर जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद देखना, गूगल पर जाकर देखना कि आज का निफ्टी कितना, मतलब कि आज का जो इंडेक्स चल रहा है एनएससी का कितना चल रहा है, उसके बाद अगले दिन, उसके बाद अगले दिन, जब ऐसे देखोगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट में हम इसको नहीं समझा सकते हैं, ये प्रैक्टिकली अगर आप करते हो तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन अ गुड मैनर। व्हाट इज़ अ डिपॉजिटरी? देखो, बैंक क्या होता है? जहाँ पे हम लोग पैसा जमा कराते हैं। डिपॉजिटरी क्या होता है? जहाँ पे हम सिक्योरिटीज जमा कराते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, इससे सिंपल और कोई एक्सप्लेनेशन हो नहीं सकती है इसकी। ठीक है, अ डिपॉजिटरी इज लाइक अ बैंक वेयर इन द डिपॉजिट्स आर सिक्योरिटीज, जैसे कि बैंक में फंड्स होते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटीज होते हैं। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और यूनिट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। ओके, व्हाट इज डीमटेरियलाइजेशन? डीमटेरियलाइजेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक सबसे पहली बात अगर आप लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रोसेस है जिससे जो फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं ऑफ शेयर्स ऑफ एन इन्वेस्टर, जो उसकी सिक्योरिटीज के फिजिकल सर्टिफिकेट होते हैं, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके, फिजिकल जो सर्टिफिकेट होते हैं उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ये जो प्रोसेस है इसको भी से डीमटेरियलाइजेशन। ओके, और ये कैसे होता है इसके बारे में आपको ज़्यादा पता चल ही गया होगा वैसे 10th में भी, और बाकी जब यहाँ पे अगर आएगा तो मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे इतना सारा एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक ही रिक्वायर्ड है। एंड क्रेडिटेड टू द इन्वेस्टर्स अकाउंट विद हिज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? आई होप यू नो कि क्या होता है। डिपॉजिटरी का एक एजेंट होता है जो कि इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है चीज़ें करने में, तो उसी की मदद से जो इन्वेस्टर का जो फिजिकल सर्टिफिकेट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रोसेस को हम डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। सो हियर वी गो, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।